वेलकम बैक स्टूडेंट हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 13.1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया है। ओके, आज हम क्वेश्चन 4 और 4 के कुछ आगे के सम के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने अभी तक क्या किया है, अभी तक हमने जितने भी सम सॉल्व किए हैं वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करके किया है। ओके, देखो आप जैसे जैसे सम सोल्व करते जाओगे ऐसे आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम क्लियर होता जाएगा। ओके, कि कौन सी कंडीशन मतलब कौन सी सिचुएशन में हमें इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कैसे यूज करना है। ओके, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि इवेल्यूट P ऑफ A यूनियन B इफ 2 into P of A is equal to P of B is equal to 5/13 and P of A by B is equal to 2/5। ऐसा कुछ गिवन है। ओके, और हमें निकालना क्या है, P of A यूनियन B निकालना है। चलो पहले तो हम ये जो गिवन डेटा है इसको अच्छी तरह से लिख देते हैं, फिर इसको हम कैसे निकालना है वो सोचते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन देखो यहाँ गिवन क्या है, गिवन 2 into P of A is equal to P of B is equal to 5/13। और इसको देखो आप अलग अलग लिख दो, यानी कि ये हो जाएगा 2 into P of A is equal to 5/13 और इसको भी इक्वल दे दो, यानी कि ये हो जाएगा P of B is equal to 5/13। ओके, तो 2 यहां आ जाएगा, तब इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, P of A is equal to 5/26 है ना, 2 यहां मल्टीप्लाई होगा और ये है तो एज इट इज रहेगा P of B is equal to 5/13। ओके, दूसरी कौन सी चीज गिवन है, देखो यहां लिख दो कि एंड दूसरा जो गिवन है वो P of A by B is equal to 2/5, ये गिवन है। ओके, चलो अब हमें निकालना है P of A यूनियन B। तो P of A यूनियन B वाला एक फॉर्मूला हमें याद है, कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। देखो कि P of A यूनियन B इज इक्वल टू क्या है, P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। ये हमें फॉर्मूला याद है, बट समझो यहां आपके पास P of A है, P of B भी है। देख लो P of A और P of B भी है, बट आपके पास यहाँ क्या नहीं है, P of A इंटरसेक्शन B नहीं है। तो P of A इंटरसेक्शन B वो कहां से हमें मिलेगा, तो भाई मैंने सोचा कि P of A इंटरसेक्शन B हमें निकालना है तो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये है P of A by B is equal to P of A इंटरसेक्शन B अपन में क्या आएगा, यहाँ कौन सा है, B है तो B आ जाएगा, है ना। तो यहां से देखो क्योंकि मेरे पास A by B भी है और P of B भी है, इसका मतलब P of A इंटरसेक्शन भी आसानी से निकल जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्मूला यूज करके P of A इंटरसेक्शन B निकालते हैं, फिर इसको यहां रख देते हैं तो हमको सारी की सारी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो चलो हम क्या करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखो यहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे भाई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P of A by B is equal to P of A इंटरसेक्शन B अपन में P of B आएगा। ओके, देखो P of A by B की वैल्यू क्या है, 2/5 है, तो यहां रख दो 2/5 और यहाँ P of B यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना P of B की वैल्यू, P of B की वैल्यू क्या है, कहाँ है P of B, यहाँ 5/13 और इज इक्वल टू P of A इंटरसेक्शन B। ओके, चलो यहाँ से 5 से 5 निकल जाएगा, कट जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 2/13 इज इक्वल टू P of A इंटरसेक्शन B। चलो ये वैल्यू हमें मिल गई। अब क्या करेंगे, ये हमें निकालना है ना P of A यूनियन B, तो ये फॉर्मूला यूज कर देते हैं, है ना।
तो चलो नाउ P of A union B is equal to P of A plus P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। चलो तो P of A की वैल्यू क्या है हमारे पास, P of A is equal to 5/26। क्या है 5/26 प्लस ये क्या है P of B 5/13 माइनस A इंटरसेक्शन B क्या है 2/13, यानी कि यहां मैंने रख दिया 2/13। तो अब देखो कॉमन एलसीएम क्या आएगा 26, तो यहाँ ओनली 5 आएगा। यहाँ 26 करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 10 और माइनस यहाँ हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 4 हो जाएगा, यानी ये 15 माइनस 4 यानी 11/26। तो हमें P ऑफ A यूनियन B कितना मिला 11/26। है आसान, ओके। बट हमें सिचुएशन पहले देखनी है कि भाई सिचुएशन क्या बनती है। पहले हमें A यूनियन B डायरेक्ट नहीं मिल जाएगा, है ना, पहले हमें A इंटरसेक्शन B निकालना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा कि A इंटरसेक्शन B हमें कहाँ से मिलेगा। तो हमने सोचा कि भाई A इंटरसेक्शन B हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो यूज करके मिलेगा, तो मैंने पहले ये फॉर्मूला यूज कर दी, फिर यहां से मैंने रख दिया। ओके, सिंपल था क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि इफ P of A is equal to 6/11, P of B is equal to 5/11 and P of A union B is equal to 7/11, then find, क्या करना है फाइंड, फर्स्ट में P of A इंटरसेक्शन B निकालो, सेकंड में P of A by B और थर्ड में P of B by A निकालो। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि ये तीन आप सोल्व करोगे तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट में देखो कि भाई हमें क्या निकालना है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना है। देखो फर्स्ट का सॉल्यूशन हम पहले करते हैं, तो हमें यहां निकालना है P ऑफ A इंटरसेक्शन B, है ना। बट मैंने सोचा कि भाई P ऑफ A इंटरसेक्शन B हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही निकाल देते हैं, है ना। तो क्या मैं यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज कर सकता हूं, मैंने पहले सोचा, है ना। बट मुझे पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस प्रकार की है कुछ, A by B is equal to P of A इंटरसेक्शन B अपॉन में P of B। देखो मुझे ये निकालना है ना, ये निकालना है P of A इंटरसेक्शन B। अब अगर मुझे ये निकालना है तो ऑब्वियसली ये दोनों चीज मुझे गिवन होनी चाहिए। तो मैंने मेरे गिवन डेटा में देखा तो मेरे पास P of B तो है भाई, बट मेरे पास P of A by B नहीं है। देखो मेरे पास क्या है, P of A यूनियन B है, बट ये चीज तो नहीं है। इसका मतलब ये फॉर्मूला से मैं P of A इंटरसेक्शन B नहीं निकाल सकता। ओके, तो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम यहां नहीं यूज कर सकेंगे। बट मेरे पास A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए एक दूसरा भी फॉर्मूला है कि जहां P ऑफ A यूनियन B का यूज होता है। कौन सी है ये फॉर्मूला, देखो P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, है कि नहीं। तो अब देखो आपके पास सारे के सारे चीज है, देखो P ऑफ A यूनियन B भी है यहाँ, P ऑफ A भी है यहाँ, P ऑफ B भी है। इसका मतलब ये हमें निकल सकता है बात समझ में। ओके, तो चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले तो जो भी गिवन डेटा है वो इसको लिख देते हैं कि हियर गिवन क्या है, गिवन है P ऑफ A इज इक्वल टू 6/11, P ऑफ B इज इक्वल टू 5/11 एंड P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 7/11। अब हमें क्या निकालना है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमें निकालना है। ओके, तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला। ओके, तो अब समझो कि हमारे पास है P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ओके, अब समझो कि P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू है 7/11। ओके, ये क्या है 7/11 इज इक्वल टू P ऑफ A कितना है
6/11, P ऑफ B कितना है 5/11 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ओके, चलो अब समझो कि यहां मैं पहले एक स्टेप कर देता हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन। देखो यहां कॉमन एलसीएम आएगा 11, तो इन दोनों का सम हो जाएगा ना, तो 5 + 6 यानी ये भी 11 हो गया माइनस P ऑफ A यूनियन सॉरी A इंटरसेक्शन B। अब ये 11 से 11 कट जाएगा, इसका मतलब वहां 1 बचेगा, तो यहां आ जाएगा 7/11। इस 1 को आप इस साइड भेज दो तो वो माइनस हो जाएगा, बट यहां माइनस ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B बचेगा। आई बात समझ में? यहां से देखो 11 कट गया, इसका मतलब यहां 1 बचा ना, इस 1 को आप इस साइड भेज दो तो ये माइनस हो जाएगा, बट यहाँ माइनस तो था ही ना ऑलरेडी। अब इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1 - 7/11 इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ओके, अब देखो 11 - 7 4 अपन क्या है 11 इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये थोड़ी सी कॉमन सी चीज है, ओके, ये समझ लेना एक बार। चलो, तो फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया, इजी ना। अब सेकंड का सॉल्यूशन निकालना है। अब देखो सेकंड का सॉल्यूशन क्या है कि P ऑफ A/B निकालना है, तो सीधी सी बात है A/B निकालना है, इसका मतलब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही यूज करना पड़ेगा, तभी हम A/B का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो चलो सेकंड निकाल देते हैं। तो P ऑफ A/B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B, क्योंकि अभी ही हमने निकाला है, अपन में आएगा P ऑफ B। चलो, तो P ऑफ A/B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू है 4/11 अपॉन P ऑफ B की वैल्यू है, कहाँ है यहाँ 5/11। तो ये 11 से 11 कट जाएगा, इसका मतलब यहां आ जाएगा हमारे पास P ऑफ A/B की वैल्यू आएगी 4/5। क्या आएगा 4/5। आई बात समझ में? अब हमें निकालना है P ऑफ B/A। क्या निकालना है P ऑफ B/A। चलो थर्ड निकाल देते हैं कि P ऑफ B/A। तो चलो इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि भाई हमें पता है कि अगर हमारे पास यहाँ A/B है तो बीच में हम क्या करते हैं इंटरसेक्शन की ही साइन करते हैं, इसका मतलब B/A है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी B इंटरसेक्शन A अपॉन में P ऑफ A हो जाएगा, है ना, ये होगा। बट आप समझो कि अगर मुझे ये निकालना है तो मेरे पास ये दोनों चीज होनी चाहिए, बट हमारे पास क्या है भाई P ऑफ A यूनियन B है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B है, B इंटरसेक्शन A की वैल्यू नहीं है हमारे पास। समझो इसको, हमारे पास अगर हमें B बाय A निकालना है, इसका मतलब ये दोनों चीज हमारे पास होनी चाहिए। ये तो है हमारे पास ऑलरेडी, बट हमारे पास B इंटरसेक्शन A नहीं है, हमारे पास क्या है A इंटरसेक्शन B। तो मैंने सोचा कि भाई यहां हमारे पास A इंटरसेक्शन B तो यहां से निकल के आ रहा है, क्योंकि हमारे पास डेटा में भी नहीं था, यहां से हमने निकाला फिर ये चीज निकाली। अब हमें निकालना है B इंटरसेक्शन A, क्योंकि हमारे पास नहीं है, गिवन डेटा में भी नहीं है और यहां हमने निकाला भी नहीं है। बट मैंने सोचा कि भाई कहीं A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A कोई सेम तो नहीं है ना। मुझे ऐसा लगा कि अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो हम ये वैल्यू यहां रख सकते हैं, बट हमें देखना पड़ेगा कि ये सेम है कि नहीं। तो चलो अब चेक कर लेते हैं कि सेम होते हैं कि नहीं। ओके, चलो कोई मैं एग्जांपल ले लेता हूं। देखो फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास अगर कोई सिंपल स्पेस है AC इज इक्वल टू 1 2 3 and 4 और A है हमारे पास, अगर हमारे पास A है 1 2 और B हमारे पास है 2 3। ओके, A हमारे पास क्या है 1 2 और B हमने ले लिया 2 3। इस सैंपल स्पेस में ये दोनों क्या है इवेंट्स है। ओके, अब मैं निकालता हूं A इंटरसेक्शन B। अगर हम A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, इसका मतलब इन दोनों में से कॉमन क्या है 2 है। ओके, अब मैं निकालता हूं B इंटरसेक्शन A। तो B कहां है ये और A कहां है, इन दोनों में से कॉमन क्या है B। इसका मतलब कि भाई A इंटरसेक्शन B निकालो या तो B इंटरसेक्शन A निकालो, ये दोनों सेम ही चीज है। समझो, आई बात समझ में?
अगर ये दोनों सेम चीज है तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी सेम होगी। P लगा दो आगे, तो ये हो जाएगी P ऑफ A इंटरसेक्शन B, और यहां हो जाएगा P ऑफ B इंटरसेक्शन A। तो इसको आप बॉक्स बना के लिख लेना साइड में, ओके। क्योंकि मैं यहां लिखूंगा, मैं यहां क्या लिखूंगा, P ऑफ B इंटरसेक्शन A की जगह मैं लिखूंगा A इंटरसेक्शन B, और अपन में P ऑफ A लिखूंगा, और यहां मैं बिकॉज करके लिख दूंगा कि भाई P ऑफ B इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B। मैं इतना ही लिखूंगा, है ना, मैं इतना ही लिखूंगा। बट आप जब भी क्वेश्चन करोगे तब ये बॉक्स बना के आपने लिखा होगा, तब आपको समझ में आएगा कि भाई असल में ये चीज कैसे होती है। आई बात समझ में? ओके। अब समझो कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू तो हमें मिल गई 4/11 है, तो वो यहां रख दो 4/11। P ऑफ A की वैल्यू क्या है 6/11, वो यहां रख दो। ये 11 कट जाएगा, यहां हमें बचेगा कि भाई P ऑफ B बाय A इज इक्वल टू 4/6 आएगा, और यहां हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ओके। यानी यहां बचेगा 3, यानी ये आ जाएगा 2/3 हमारा आंसर। तो आई बात समझ में? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। यह हमें पता चलता है कि भाई यहां हमें एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता है कि A इंटरसेक्शन B निकालो या तो B इंटरसेक्शन A निकालो, बात एक ही है, ओके। और दूसरी चीज ये है कि हमें अगर पहले यहां A यूनियन B गिवन हो और A इंटरसेक्शन B निकालना है, तो हम ऑलवेज इसका ही यूज करेंगे, A यूनियन B वाला फॉर्मूला का, नहीं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज हम तब भी करेंगे जब हमें ये चीज A बाय B गिवन हो, ओके। तब ही हम A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे। क्लियर? एकदम क्लियर। चलो एक आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बट 6 देखने से पहले हम एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर वो आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो ये क्वेश्चन जो आपको अब मिलने वाला है वो एकदम इजी हो जाएगा। अब देखो, पहले हमें जो डेटा हमें जो मिलता था क्वेश्चन में, वो किस प्रकार का था कि अगर हमारे पास कोई इवेंट्स A और B दो हो चुकी है या तो होती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन होती थी, है ना। आप पिछले क्वेश्चन देखो तो उसमें आपको P ऑफ A मिलता था, P ऑफ B मिलता था, फिर इसको अकॉर्डिंग या तो P ऑफ A बाई B मिलता था, या तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B भी मिला होगा आपको। तो ये सारा डेटा आपको मिलता था उस क्वेश्चन में। बट यहां हमें जो डेटा है ना वो इस प्रकार का है। इसका मतलब हमें अब बनाना पड़ेगा, अब हमें P ऑफ A बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में? अगर हमें यहां देखो, यहां क्या हो जाता है इस क्वेश्चन में कि हमें यहां एक एक्सपेरिमेंट गिवन है, तो हमें इस एक्सपेरिमेंट पे से सैंपल स्पेस भी बनाना पड़ेगा। फिर हमें दो इवेंट्स गिवन है, तो इस इवेंट्स की इस सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। फिर हमें इस P ऑफ E बाई F निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में? ओके। तो थोड़ा सा देखो कॉन्सेप्ट यहां समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास सपोज कोई एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट का जो एस है ना वो सैंपल स्पेस है। क्या है? सैंपल स्पेस है, ओके। अगर ये सैंपल स्पेस है और A और B, अगर मैं A और B दोनों क्या ले लेता हूं, इवेंट्स ले लेता हूं। अगर ये दोनों हमारे पास इवेंट्स है तो देखो, अगर मुझे A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसका मतलब मैं P ऑफ A करूंगा, है ना। और मैं फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर मुझे P ऑफ A की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो मैं क्या करूंगा कि नंबर ऑफ A यानी कि A के जितने भी मेंबर है इसके नंबर, और अपन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ S यानी कि टोटल मेंबर हो जाएगी। इसी तरह हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे। अगर मुझे B की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, P ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ S करूंगा, है ना। ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए करते थे। तो अब समझो कि अगर हमारे पास यहां E और F है ना, तो मैं EF कर देता हूं। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, EF कर देता हूं तो आपको ज्यादा थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखो, अगर हमारे पास E और F
ई और एफ दोनों इवेंट्स है, तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, और यहां हो जाएगा पी ऑफ एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एफ अपॉन हो जाएगा नंबर ऑफ एस। ओके, तो अब समझो कि पहले हमें क्वेश्चन में पी ऑफ ई और पी ऑफ एफ गिवन था, अब हमें सपोज यहां निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे कि पी ऑफ ई निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, पी ऑफ एफ निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। आगे बात समझ में? ओके, अगर हमें गिवन नहीं है तब भी हम इसी तरह निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझो, अब हमें सपोज निकालना है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। क्या निकालना है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो तब हम क्या करेंगे, बोलो? तब हम करेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो भी हमारे पास, देखो यहां ई था तो नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस था, यहां हमारे पास नंबर ऑफ एफ था, सॉरी पी ऑफ एफ था, तो यहां हमने लिखा नंबर ऑफ एफ अपॉन नंबर ऑफ एस। अब यहां हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एस करेंगे। ओके, अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो ये फॉर्मूला का यूज कर देंगे। ये बात समझ में? समझो इसको। अगर हमें निकालनी है पी ऑफ, सॉरी ई हमने लिया ना, ई इंटरसेक्शन एफ लिया, तो यहां आ जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ। ओके, अगर हमें अब निकालना है पी ऑफ ई बाय एफ निकालना है, तब हम क्या करेंगे, बट हमने देखा कि भाई ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो तो इस प्रकार का है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ आएगा कि नहीं? अब समझो यहां कि अगर हमें यहां से निकालना है तब भी हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये पी ऑफ ई बाय एफ निकालने के लिए हमने पहले ये भी निकाला होगा और फिर हमने ये भी निकाला होगा। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू यहां रख दो तब भी आपको मिलेगा। बट हम थोड़ा सा इस रास्ते को इजी बनाते हैं, क्योंकि अगर देखो हमें पी ऑफ ई बाय एफ निकालना है, इसका मतलब ये तीनों चीज निकालनी पड़ेगी। आई बात समझ में? ये तीनों चीज निकालनी पड़ेगी, बट थोड़ा सा हम रास्ता थोड़ा सा इजी बनाते हैं। अब समझो यहाँ कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की जो वैल्यू है वो क्या है, वो यहां लिखता हूं, वो ये है, देखो एन नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एस है ना। अब बाय पी ऑफ एफ की जो वैल्यू है वो है नंबर ऑफ एफ अपॉन नंबर ऑफ एस। तो अब ध्यान से देखो, ये नंबर ऑफ एस और नंबर ऑफ एस कट जाएगा, है ना। इसका मतलब यहां हमारे पास आएगा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ, है ना। इसका मतलब हमें मिलेगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन, सॉरी पी ऑफ ई बाय एफ, पी ऑफ ई बाय एफ की क्या वैल्यू मिलेगी हमें, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ। ओके, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें नहीं निकालनी पड़ेगी। हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो भी हमारे पास एफ है, एफ इवेंट है, उसके नंबर, फिर हमें ई की जो हमें ई प्रोबेबिलिटी मिलेगी, सॉरी ई इवेंट्स मिलेगी, उसके मेंबर की और इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालो, फिर उसका नंबर। ये खाली नंबर ही लिखना पड़ेगा। देखो इसकी प्रॉपर प्रोबेबिलिटी हमें नहीं निकालनी पड़ेगी। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अब दिमाग में रख देना कि अगर हमारे पास टोटल, मतलब पहले के आप क्वेश्चन देखो तो उसमें पी ऑफ ई वो आपको प्रिपेयर करके तैयारी दे देते हैं कि भाई 5/11 है कि ये है। अब हमें यहाँ निकालना है, अगर हमें निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कर दो, अगर पी ऑफ एफ निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कर दो, अगर हमें इंटरसेक्शन वाला निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कर दो। बट हमें ई बाय एफ निकालना है तो ये निकालना नहीं है, हमें ये फॉर्मूला यूज कर देना है, तो आप सिंपल रास्ते से निकल जाओगे। ओके, चलो अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक कॉन्सेप्ट को आप बॉक्स बना के साइड में लिख देना। ओके, तब समझो कि यहां क्या होता है कि भाई हमें डिटरमाइन करना है पी ऑफ ई बाय एफ, क्वेश्चन नंबर 6 to 9 में। क्लियर? अब समझो यहाँ क्वेश्चन 6 ये कहता है कि ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स वेयर ई हमारे पास इवेंट्स है, हेड ऑन थर्ड टॉस,
एफ है हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉस। अब देखो यहां, अब हमें पहले तो क्या बनाना पड़ेगा, सैंपल स्पेस। ओके, तो सैंपल स्पेस बनाने के लिए हमें कोई एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंट क्या है भाई, कि एक कॉइन है, इस कॉइन को हम 3 बार टॉस करते हैं। एक ही कॉइन है हमारे पास, उसको हम 3 बार टॉस करते हैं। तो देखो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एस इज इक्वल टू, अगर हमारे पास एक कॉइन है, इसको हम 3 टाइम टॉस करते हैं, तो या तो फर्स्ट टाइम हेड आएगा, सेकंड टाइम हेड आएगा, थर्ड टाइम भी हेड आ सकता है ना। ये आपको बनाना आता है सैंपल स्पेस। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं एच टी एच और टी एच एच। क्लियर, फिर क्या आता है एच टी टी एच टी एंड टी टी एच एंड टी टी टी। ये हमारे पास सैंपल स्पेस आ गया। ओके, तो अब सैंपल स्पेस का हमें क्या लेना पड़ेगा, नंबर, यानी कि नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू नथिंग बट 8, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है हमारे पास, नंबर ऑफ एस। ओके, अब देखो ई इवेंट्स क्या कहते हैं, कि ई इवेंट्स ऐसा कहते हैं कि हेड ऑन थर्ड टॉस, यानी कि तीसरी बार हम जब टॉस करें तब हमें हेड मिलना चाहिए। तो तीसरी बार हमें हेड कहाँ मिलता है, देखो ये फर्स्ट टाइम है, ये सेकंड टाइम है और थर्ड टाइम है। थर्ड टाइम हमें यहाँ हेड मिलता है, यहाँ तो टेल मिलता है, यहाँ हेड मिलता है, यानी कि ये चलेगा। यहाँ भी हेड मिलता है तो ये भी चलेगा, यहाँ भी हेड मिलता है तो ये भी चलेगा, यानी कि 1 2 3 4 ये चीज आएगी हमारे इवेंट्स ई में, यानी कि ई इज इक्वल टू आ जाएगा एच एच एच, फिर आएगा एच टी एच, फिर टी एच एच और लास्ट में टी टी एच आएगी, यानी कि नंबर ऑफ ई हमें कितना मिलेगा, 4। क्लियर है बात। अब समझो कि अब हमें निकालनी है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, यानी कि हमें हेड मिलना चाहिए फर्स्ट 2 टॉस, मतलब फर्स्ट 2 हम टॉस करें, 2 टाइम हम टॉस करें तब हमें क्या मिलना चाहिए, हेड। तो अब समझो ये फर्स्ट टाइम है और सेकंड टाइम है, ये दोनों हमें हेड मिल रहा है तो ये चलेगा। ये फर्स्ट टाइम है और सेकंड टाइम है, इसमें हेड मिल रहा है तो ये भी चलेगा। यहाँ फर्स्ट में हेड मिल रहा है पर सेकंड में टेल मिल रहा है तो ये नहीं चलेगा। यहाँ फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड तो ये भी नहीं चलेगा। फर्स्ट 2 हेड अब कहां पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब हमारे पास एफ जो इवेंट्स है उसमें मेंबर कितने आएंगे, एच 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 और यहां आ जाएगा एच एच टी, ये दोनों मेंबर आएंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ एफ इज इक्वल टू आ जाता है 4। ओके, अब हमें क्योंकि हमें ई बाई एफ निकालना है तो ई बाई एफ निकालने के लिए हमें ई इंटरसेक्शन एफ भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम निकाल देते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ई और एफ में कॉमन चीज क्या है, एक चीज ये कॉमन है और दूसरी कोई भी नहीं है। ओके, इसका मतलब यहां आ जाएगा एच 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 और इसका आप नंबर निकालो तो ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू आ जाता है 1। तो अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, P ऑफ E बाई एफ निकालना है ना। तो इसका फॉर्मूला यूज कर दो, P ऑफ E बाई एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ F इज इक्वल टू E इंटरसेक्शन F कितना है हमारे पास 1 है और नंबर ऑफ F कितना है 2 है, कितना है 2 है। तो चलो निकल गई इसकी प्रोबेबिलिटी। आई बात समझ में, क्लियर। अगर मैं देखो डायरेक्ट में ये लिख देता ना तो आपको कुछ भी, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रहता, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया है। क्लियर, क्योंकि हमें जो बाकी के क्वेश्चन थे उसमें ये चीज तैयार ही आपको दे दी थी, बट यहाँ हमें बनानी है कि भाई P ऑफ E, P ऑफ F, P ऑफ A इंटरसेक्शन F ये सब कैसे निकालते हैं और ये निकालने के बाद हम P ऑफ E बाई F कैसे निकालते हैं। क्लियर, तो ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड। अब देखो सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या है, जो इवेंट्स ई है
एक्सपेरिमेंट तो वही रहेगा, मैंने ये थोड़ा सा रहने दिया। तो इवेंट्स बदलाएगी, तो इवेंट्स ये है कि एटलीस्ट 2 हेड मिलना चाहिए। ओके, यानी कि यहाँ देखो नंबर ऑफ एज तो 8 ही है, और ई इवेंट्स क्या कहती है, ये ए कहती है कि एटलीस्ट 2 हेड मिलना चाहिए। अब कितने भी एक्सपेरिमेंट करो तो एटलीस्ट 2 हेड तो मिलना ही चाहिए, 2 हेड से ज्यादा मिलेगा तो चलेगा। देखो एटलीस्ट आपको अगर वर्ड्स कहीं पर भी मिले, इसका मतलब यह लिमिट आ गई कि इतना तो हमें मिलना ही चाहिए, इतने इससे ज्यादा आपको मिलेगा तो भी चलेगा। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, 2 हेड्स चाहिए ना, 2 हेड चाहिए, तो 2 हेड तो मिलना ही चाहिए, तो ये चलेगी। यहाँ भी 2 हेड मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 हेड मिल रहा है। अब यहाँ 2 से कम हेड मिल रहा है तो ये नहीं चलेगा। ओके, तो क्या आता है यहाँ एच 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 टी और एच टी एच एंड टी एच एच। चलो, तो ये नंबर ऑफ ई हमें कितना मिला, 4 मिला। अब हमें क्या निकालना है, एफ। तो यहाँ एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट बोला है, देखो क्या बोला है, एट मोस्ट। इसका मतलब हमें 2 हेड्स लेना है और 2 हेड से कम होगा तो भी चलेगा। एट मोस्ट यानी क्या होती है, बॉर्डर आती है। देखो कोई भी हम बॉल को थ्रो करते हैं ऊपर, तो उसकी बॉर्डर आती है कि भाई इतने ऊपर जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, उससे कम ही आएगा, फिर से नीचे आएगा तो। ओके, तो एट मोस्ट यानी यहां तक आ गया, फिर उससे कम होगा तो भी चलेगा। फिर लास्ट में क्या आता है, वो जमीन पे आ जाता है, मतलब ग्राउंड पे आ जाता है, तो उसकी हाइट इतनी भी हो सकती है और उसकी हाइट 0 भी हो सकती है। आई बात समझ में? इसका मतलब यहां बोला कि एटमोस्ट हमें 2 हेड चाहिए, तो हमें 2 हेड तो चाहिए, 2 हेड से ज्यादा कम हो तो भी चाहिए। ओके, और नो हो मतलब हेड ही ना मिले तब भी चलेगा। समझो इसको। तो हमें ई की जो मेंबर मिलेंगे, एफ की जो मेंबर मिलेंगे, वो 2 हेड वाला ही है। तो यहाँ 2 हेड है, यहाँ भी 2 हेड है, 2 हेड है, यहाँ 1 हेड है तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि हमें एटमोस्ट बोला है कि भाई 2 हेड तो चाहिए, उससे कम होता तो भी हम चलाएंगे। तो यहाँ भी 1 हेड है, यहाँ भी 1 हेड है, यहाँ एक भी हेड नहीं है तब भी चलेगा, है ना, क्योंकि एटमोस्ट बोला है। समझना इसको। तो यहाँ इसके जो मेंबर मिलेंगे वो राइट वाले सभी मेंबर मिलेंगे। तो ये है एच एच टी है, ये एच टी एच, और ये है टी एच एच, और यहाँ है एच टी 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 एच टी और टी टी एच, एंड लास्ट में है ट्रिपल टी। ओके, अब इसके मेंबर कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसके मेंबर मिले हमें 7। अब हमें क्योंकि E बाय एफ निकालना है, तो E बाय एफ निकालने के लिए हमें E इंटरसेक्शन F निकालना पड़ेगा। तो निकालो E इंटरसेक्शन F। तो E इंटरसेक्शन F मतलब दोनों का कॉमन पार्ट, E और F का कॉमन पार्ट। तो देखो मैंने यहाँ अंडरलाइन की है, जो अंडरलाइन और ये जो राइट किया है, अंडरलाइन किसकी है, E की है, और राइट का जो साइन है वो F की है। मतलब यहाँ जो कॉमन मिल रहा है, ये दोनों क्या है, इन दोनों का कॉमन। तो ये कॉमन है, देखो इसका मतलब यहाँ एच एच टी है, यहाँ एच टी एच है, ये देखो ये भी कॉमन है, और ये टी एच एच है, 3 ही कॉमन है देखो। ओके, और इसका नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 3 मिला। ओके, चलो अब लगा दो फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है, P of E by F is equal to number of E intersection F upon number of F। अब ध्यान से देखो, तो ये n वाला जो फॉर्मूला है ना, वो भी P वाला ही फॉर्मूला है, P की जगह हमने n रख दिया, बाकी देखो सेम टू सेम है। कहाँ है हमने, यहाँ देखो लिखा था, देखो यहाँ P की जगह n रख दो तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, बाकी बात ये की है। अब समझो, ये हमने निकाला है 3, और नंबर ऑफ एफ कितना हमें मिला, 7। देखो तो ये हमारा आंसर आ गया 3/7, किसका, P ऑफ E बाय F का। क्लियर है बात, इजी। ओके, तो थर्ड पार्ट में आपको होमवर्क में दो तो चलेगा। ओके, वो आप होमवर्क में कर देना।
एकदम सिंपल है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेना और ये फॉर्मूला थोड़ा सा लर्न कर लेना। ओके, बाकी सिंपल चीज़ है। तो चलो मैं यहाँ वीडियो स्टॉप करूँगा, आगे के वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे।